हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, ज्ञानस्थली क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके पीजीटी के एग्जाम से और यूपीएससी के एग्जाम से, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को कुछ ही दिन बचे हैं जब एग्ज़ाम के लिए, केवल क्वेश्चन पर ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। जितना भी थ्योरेटिकल स्टडीज़ आप लोगों को करनी थी आप लोगों ने कर ली है। अब आप देखिए कि आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसी सिलसिले में आपको कई वीडियोस पहले भी दी जा चुकी हैं। आज की इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कुछ पीवाईक्यूज से रिलेटेड हैं और कुछ पीजीटी से रिलेटेड और इसके अलावा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से मिले जुले क्वेश्चन का स्वरूप इस वीडियो में आपको दिया जाता है। आप सब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर सकते हैं या आपको ऑलरेडी ये पीपीटी मिल जाएगी, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। इस वीडियो में भी आप वीडियो के साथ बने रहिए और साथ साथ आंसर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर स्कोर शेयर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? यह अर्जित होता है या व्यक्तिगत होता है, ठीक है, या गत्यात्मक होता है या स्थायी होता है? तो चूंकि क्वेश्चन में हमें देखना है कि विशेषता नहीं है पूछा गया है, इसलिए पहले आप देख लीजिए अभिवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये अर्जित होती है, बिल्कुल। अभिवृत्ति जो आपके देखने का नज़रिया होता है किसी भी संप्रत्यय को, वो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है, अर्जित की जा सकती है, ठीक है। किसी का नज़रिया आपको प्रभावित कर सकता है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। यह व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, जैसे जैसे उसके किसी व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है उसकी अभिवृत्ति भी चेंज होती है। यह गत्यात्मक होता है, ज़रूरी नहीं कि बचपन में आप जिस प्रकार से अभिवृत्ति रखते थे, एटीट्यूड रखते थे, देखने का नज़रिया आपका जो था वो अभी भी हो, अभी चेंज हो सकता है। या रूढ़िवादी लोगों का अभिवृत्ति जो है हो सकता है कि समय के साथ परिवर्तित हो जाए, तो ये गत्यात्मक होता है। इसका नेचर कैसा होता है? डायनेमिक होता है। और इसके अलावा आप देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है? स्थायी होती है। ऐसा नहीं है, अभिवृत्ति स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो किसी भी एक संप्रत्यय को समझने देखने का नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टेबिलिटी हो, उसमें हमेशा एक ही नज़रिया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो ये स्थायी होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है मूर्त संप्रत्ययों से, सामान्य विचारों से, संप्रत्ययों से, रचनाओं से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानवीय व्यवहार की, ह्यूमन बिहेवियर की जो व्यवहारवादी विचारधारा है, ठीक है। दो प्रकार की विचारधारा है हमारे मनोविज्ञान में, एक व्यवहारवादी, एक संज्ञानवादी, ठीक है। तो व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने किस पर अधिक व्याख्या की है? तो मूर्त संप्रत्ययों से, सामान्य विचारों से, संप्रत्ययों से या रचनाओं से? तो संप्रत्ययों से, कॉन्सेप्ट से मानवीय व्यवहार की व्याख्या की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, या बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। तो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होंगे वो होंगे बालक का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण, ठीक है। इसी के बेसिस पे किसी भी एक बालक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो विकास की अवस्था में आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है वर्णनात्मक, अनुदेशी, आदेशात्मक या मूल्यांकन। तो अनुदेशी यानी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है? आदेशात्मक, आदेश प्रदान करना, आपको एक गाइडलाइन देना। डायरेक्शन से आपको क्या मिलता है? गाइडलाइन मिलती है किसी भी कार्य पर करने की, ठीक है। तो अनुदेशीय सिद्धांत जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक डायरेक्शन देना, आदेशात्मक रूप से किसी भी प्रक्रिया में आगे बढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? तो बिने एवं साइमन ने 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। इनके द्वारा प्रतिपादित जो परीक्षण शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण है। जो बिने ने प्रतिपादित किया था बुद्धि परीक्षण का प्रकार, वो है शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, यानी वर्बल पर्सनल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है।
शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, ये प्रकार इन्होंने बताया था। इसमें एक व्यक्ति शब्दों या भाषा के माध्यम से किसी भी प्रश्न या समस्याओं को प्रस्तुत करता है और उसकी समस्या का हल करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? शब्दों या भाषा के माध्यम से। तो ये किसने प्रतिपादित किया? बिने एवं साइमन ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हु गेव द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो दैट इज बिने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वह विद्यालय निरर्थक है। या कथन किसका है? जेंटाइल का, वॉरेन का, महात्मा गांधी का, या फिर हुमायूं कबीर का। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जिस शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है वो निरर्थक है, तो इसलिए महात्मा गांधी का कथन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो SUPW का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं बता देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, बट आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि SUPW का क्या वर्क होता है। तो सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, इसका फुल फॉर्म है सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, तो इसका जो सिफारिश किसने की थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या बेसिक शिक्षा, तो कोठारी कमीशन। ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो गांधी जी ने जो सुझाव दिया था शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसमें उन्होंने हस्तशिल्प कलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कोठारी कमीशन ने, ठीक है, SUPW का समावेश करने की बात की 1977 में। ठीक है, ईश्वर भाई समिति 1977 में पहली बार इसको अपनाया गया समिति के सुझाव के आधार पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सिफारिश किसने की थी? कोठारी कमीशन ने, और अपनाया किसने? ईश्वर भाई समिति ने 1977 ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, पियाजे, आलपोर्ट। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर मेन बताए हैं, उसको जी कारक और एस कारक के नाम से जाना जाता है। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जो जनरल फैक्टर होते हैं सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, एस फैक्टर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यदि Q1, Q2 तथा Q3 क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांक है तो Q अर्धारित चतुर्थांक है तो Q का मान क्या होगा? तो Q अर्धांतरिक चतुर्थांक है। यहाँ पर हमें Q वैल्यू बताना, तो वही फॉर्मूला है जो क्वार्टाइल डेविएशन की, Q3 माइनस Q1/2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मापों में कौन सा माप सबसे अधिक स्थायी माना जाता है? बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान या फिर उपरोक्त सभी? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक जो स्थायित्व वाला माप यानी स्टेबिलिटी वाला माप होता है वो होता है हमारा मीन। ठीक है, मीन, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। संपूर्ण जो प्राप्तांक होते हैं उनका उचित ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, और उसके साथ ही साथ ये एवरेज के लिए भी, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि संपूर्ण प्राप्तांकों का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? साथी समूह, कक्षा समूह, पारिवारिक समूह या खेल समूह? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, कौन सा समूह होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत पारिवारिक समूह आता है, क्योंकि एक बालक जब सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण करता है, सबसे पहले जहाँ जन्म लेता है, जो जहाँ पर वो सारी चीज़ें सीखता है, तो वो परिवार होता है। तो परिवार को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है, तो प्राथमिक समूह क्या होगा? प्राथमिक समूह परिवार होगा। तो पारिवारिक समूह जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। द्वितीय समूह में आपका साथी समूह है, कक्षा समूह है, खेल समूह है, ये सारे समूह आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि ये समाज के कल्याण से संबंधित है, या विद्यालय के कल्याण से संबंधित है, या विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी, या भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है। क्योंकि जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सामाजिक संस्था के रूप में एक विद्यालय, तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से कोई समाज विद्यालय को प्रभावित करता है और एक विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। तो ये दोनों
के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, जैसा समाज होगा वह उसी तरीके का, उसी समझ लीजिए स्वरूप का उस समाज का विद्यालय होगा। ठीक है, उसी उसके अलावा अगर देखें तो शिक्षा व्यवस्था जो है किसी भी एक विद्यालय की, वो समाज पर आधारित होती है, वो समाज से प्रभावित होती है। तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, तो दोनों के कल्याण से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, सूत्र SCR DX SHR x के -1 में k का क्या अर्थ होता है? तो ये हल के थ्योरी से लिया गया सूत्र है। हल ने 17 स्वयं सिद्धि के आधार पर सूत्र बताए हैं। ठीक है, जो कोई प्रणोद विभेदन से रिलेटेड है, और इनकी थ्योरी को हम लोग नीड रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं। तो इसको, इसमें जो ये वाला सूत्र है, इसमें के का अर्थ होता है प्रेरणा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, किसी प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि है। जब आप किसी एक क्वेश्चनायर की रिलायबिलिटी टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए रिलायबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? तो तार्किक समरूपता विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, अर्धविच्छेदन विधि या समानांतर प्रारूप विधि। तो इसके लिए तार्किक समरूपता विधि, लॉजिकल तरीके से जब आप फार्मूला उसको पुटअप करके KR20 फार्मूला को आप पुटअप करेंगे, जिसमें K/K-1, ठीक है, देन ब्रैकेट में आपका जो फार्मूला होता है 1 - EPQ/σ²। तो ये फार्मूला को आप फॉलो करेंगे, देन तार्किक समरूपता विधि, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित की गई है। ठीक है, वो उचित है या नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको ये विश्वसनीयता की तार्किक समरूपता विधि को अपनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? पियाजे, बिनेट, थॉर्नडाइक, पेस्टोल्जी। तो यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहेंगे, यहाँ पर पियाजे की जगह आप नोट डाउन करिए विलियम वुंट। विलियम वुंट, ठीक है, तो विलियम वुंट ने सर्वप्रथम पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन बताए गए हैं उसमें विलियम वुंट जो है वो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, पहला बुद्धि परीक्षण अगर हम देखें तो बिने व साइमन, और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रतिपादन वो विलियम वुंट ने किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है विस्थापन, प्रक्षेपण, पहचान, अंताक्षेपण। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रक्षेपण, परसेप्शन। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म आप एडजस्टमेंट के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं, उसको किस तरीके से मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, प्रक्षेपण क्या है, विस्थापन क्या है। ठीक है, तो एक उदाहरण किस में कौन सा जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्रक्षेपण इज़ द राइट ऑप्शन, जहाँ पर आप दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में, एक एग्जांपल भी आप इसके लिए समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कम आता है या किसी एक बालक का बहुत कम मार्क्स आता है, तो बालक यहाँ पर एक रक्षा युक्ति या डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है कि एग्ज़ाम में जो पेपर का लेवल बहुत टफ था, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो ये परसेप्शन, प्रक्षेपण है। ठीक है, आप एक युक्ति अपना रहे हैं जो कि आपकी गलती दूसरे पर डाल रही है, आपकी तैयारी पर नहीं बल्कि दूसरे कारकों पर डाल रहा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया, यानी जब मुगल पीरियड में हु गेव द मोर इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन, इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो अकबर ने सर्वाधिक बल दिया शिक्षा की व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, आप सब ने पढ़ा होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर आप हम देखें तो मध्यकालीन पीरियड में प्राचीन कालीन युग, मध्यकालीन युग और आधुनिक युग, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। तो ये मध्यकालीन युग से क्वेश्चन आया है कि मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल किसने दिया? तो अकबर ने दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नदिया। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला था, बाकी वल्लभी, विक्रमशिला और नदिया ये सब बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।
क्वेश्चन नंबर 19, उपसंपदा संस्कार संबंधित है वैदिक शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से या फिर बौद्ध शिक्षा से? ऑप्शन डी ब्रिटिश शिक्षा से। तो इसका राइट ऑप्शन आप सब जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन है बौद्ध शिक्षा। प्रबज्या संस्कार, उपसंपदा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ये सारे संस्कार बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था व्यावसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक, धार्मिक। तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक था। नैतिकता की भी बात सारे वैदिक कालीन जो आपके वाद हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इसके अलग अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो सांख्य योग, वेदांता, वो कहीं ना कहीं नैतिकता की भी बात करते हैं, पूर्णतः नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करें तो आध्यात्मिकता की बात हर वाद ने की है। ठीक है, कि किस तरीके से आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं, आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा कैसे आध्यात्मिकता के स्तर पर पहुंचा जा सकता है, ये सारी बात हर वाद करता है, हर विचारधारा करती है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक टाइप का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप पर भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा वन मोर थिंग, जैसा कि इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्टिविटी दी गई थी करने के लिए, कुछ याद करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए दिया गया था वीडियो के माध्यम से, चैनल के ज़रिए से। आज की इस वीडियो में भी हम आपको डिफेंस मैकेनिज़्म के पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी दे रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो डिफेंस मैकेनिज़्म आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी उसके टाइप्स हैं, ताकि उससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर से एक बार कहती हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।